हेलो बच्चों। अब तो एग्जाम नज़दीक आते जा रहे हैं और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते जा रहे हैं आई होप आप लोगों की तैयारी और भी बढ़िया चल रही होगी। तो इस पॉडकास्ट सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस पॉडकास्ट सीरीज में आज हम किसकी बात करने वाले हैं? अनाटमी ऑफ प्लांट्स यानी पादपों की आंतरिक संरचना की बात करने वाले हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको जैसा आपको ध्यान ही होगा अपनी ईयरपॉड्स को या ईयरफोन्स को या हेडफोन्स को कान में लगा लेना है और आप तसल्ली से जो जो मैं बोलता जा रहा हूं एनसीईआरटी को कवर करना है। तो अनाटमी में यह जो चैप्टर है बच्चों, आपको मालूम होगा इस चैप्टर की जो नई एनसीईआरटी है, नया सिलेबस में काफी चीजें हट गई हैं। एक तो द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ हट चुकी है और जो पादप उत्तक हैं वो भी हट चुके हैं। तो आपके पास इस चैप्टर में अब उत्तक तंत्र रह जाता है, टिश्यू सिस्टम रह जाता है। और टिश्यू सिस्टम के अलावा डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट का आंतरिक संरचना, द्विबीजपत्री तने और एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना और द्विबीजपत्री पत्ती और एक बीजपत्री पत्तियों की आंतरिक संरचना बच जाती है। तो अब एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उत्तक तंत्र की बात करेंगे या टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे। तो जब हम पादपों में उत्तक तंत्र की या टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं तो पादपों के उत्तक तंत्र में हम तीन भाग पढ़ते हैं। तीन तरह के उत्तक तंत्र हम पढ़ते हैं। एक बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी भरण उत्तक तंत्र और संवेदी उत्तक तंत्र यानी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो तीन तरह के उत्तक तंत्र हैं, बाह्य त्वचीय यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी भरण उत्तक तंत्र और तीसरा है संवेदी उत्तक तंत्र। सबसे पहले आता है हमारे पास बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र या जिसे हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी बाह्य त्वचीय तंत्र जो है उसमें हमारे पास बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस आती है और उस एपिडर्मिस के साथ उपांग या अपेंडेजेस आती है। जो बाह्य त्वचा है यानी एपिडर्मिस है वो एक ही स्तर की होती है, सिंगल लेयर होती है, पैरेनकाइमा कोशिकाओं से बनी होती है। और उपांग या अपेंडेजेस जो हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। उपांग में सबसे पहले तो आती है क्यूटिकल की परत आती है। क्यूटिकल की परत वैक्स की परत होती है और ये वाष्पोसर्जन हानि को कम करती है। ये जो क्यूटिकल की परत है ये आपको तने में मिल सकती है, पत्तियों में मिल सकती है, लेकिन ये क्यूटिकल की परत जड़ों की आंतरिक संरचना में नहीं मिलती है। इसके अलावा आपके पास रंध्र आते हैं। रंध्र यानी स्टोमेटा। रंध्र की संरचना की हम बात करें तो रंध्र की संरचना में भी आपके पास दो द्वार कोशिकाएं होती हैं और द्वार कोशिकाओं के इर्द गिर्द जो होती हैं सहायक कोशिकाएं या सबसाइडरी सेल्स होते हैं। इसमें आपको ध्यान में रखना है जो द्वार कोशिकाएं होती हैं द्विबीज पत्रियों के अंदर द्वार कोशिकाओं का आकार सेम आकार का या बीन शेप का होता है और एक बीज पत्री या घास के अंदर इनका आकार डंबलाकार या डंबल शेप होता है। ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनकी बाह्य भित्ति पतली होती है, आंतरिक भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। और ये जो रंध्र होते हैं ये भी आपको पत्तियों में मिलेंगे, तने में मिलेंगे। रंध्र जो है वो मूल की संरचना में नहीं पाए जाते। तीसरे प्रकार के उपांग होते हैं, आपको ध्यान में रखना है, रोम यानी हेयर्स। अगर हम तने की बात करें या प्ररोह की बात करें या शूट सिस्टम की बात करें तो उसमें बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं जिनको ट्राइकोम्स कहते हैं। ये ट्राइकोम्स वाष्पोसर्जन हानि को कम करने के लिए क्षेत्रफल कम करते हैं और उसके साथ साथ स्त्रावी प्रवृत्ति के भी होते हैं, सिक्रीशन भी करते हैं। लेकिन जब अब जड़ों की बात करते हैं, मूल की बात करते हैं तो उनमें ट्राइकोम्स नहीं होते, उसके स्थान पर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास बाह्य त्वचीय तंत्र हो गया यानी जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है भरण उत्तक तंत्र या जिसे हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो बाह्य त्वचीय तंत्र को छोड़ दीजिए और संवेदी उत्तक को छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ तंत्र है उसको हम कहते हैं भरण उत्तक तंत्र। इस भरण उत्तक तंत्र में आपके पास वल्कुट भाग आता है मुख्य रूप से। वल्कुट जो है वो तने के अंदर तीन भागों में विभाजित होता है, हाइपोडर्मिस में होता है, वल्कुट होता है और सबसे आंतरिक परत हाइपोडर्मिस होती है। लेकिन जब जड़ों की बात करते हैं तो जड़ों के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती है, मूल में नहीं पाई जाती, केवल तने में पाई जाती है। तो हाइपोडर्मिस हो गया, वल्कुट कॉर्टेक्स हो गया, अंतःचर्म एंडोडर्मिस हो गई, परिरंभ पेरिसाइकल हो गए। तो ये सारा का सारा भरण उत्तक तंत्र में पाया जाता है। अब भरण उत्तक तंत्र में अलग अलग काम होते हैं। जैसे हाइपोडर्मिस तो तने में पाई जाती है लेकिन जड़ में नहीं पाई जाती, मूल में नहीं मिलेगी। वल्कुट की हम बात करें तो वल्कुट बहुस्तरीय परत होती है। बहुस्तरीय परत होती है, पैरेनकाइमा कोशिकाओं से बनी होती है, अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं और स्टार्च संग्रह में काम करती है। और तने के अंदर और मूल के अंदर यह वल्कुट संरचना बिल्कुल समान होती है। फिर वल्कुट की सबसे जो आंतरिक स्तर होता है, वल्कुट का जो आंतरिक परत होती है उसको हम अंतःचर्म या एंडोडर्मिस कहते हैं। फर्क यह है कि जब हम तने की एंडोडर्मिस की बात करते हैं तो तने की एंडोडर्मिस में स्टार्च आच्छाद पाया जाता है, जबकि जड़ या मूल की बात करें तो उनके एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन परत पाई जाती है जो स्यूबेरिन और पेक्टिन से बनी होती है और जल के लिए अपारगम्य होती है। तो ये एंडोडर्मिस है।
फिर आपके पास आता है परिरंभ। परिरंभ जो होता है वो पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा कोशिकाओं से बना हो सकता है। फिर भरण उत्तक तंत्र के बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं संवहनीय उत्तक तंत्र यानी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और संवहनीय उत्तक तंत्र में आपके पास जाइलम और फ्लोएम आते हैं। संवहनीय उत्तक तंत्र तने और पत्तियों में अलग प्रकार के होते हैं, जड़ों में या मूल में अलग प्रकार के होते हैं। मूल या जड़ों के अंदर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होते हैं, अलग अलग रेडियस पर पाए जाते हैं। ऐसे संवहनीय तंत्र को हम अरीय तंत्र कहते हैं, रेडियल सिस्टम कहते हैं। तो रूट्स में रेडियल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होंगे। लेकिन तने और जड़ों की हम बात करें, तने और जड़ों में जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ जाइलम होता है। ऐसे तरह के संवहनीय उत्तकों को संयुक्त समपार्श्व कहते हैं। तो संयुक्त समपार्श्व का मतलब है जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए हैं, फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है। और ये आपको कहां मिलेंगे? तने में मिलेंगे और पत्तियों में मिलेंगे। हां, अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको एधा मिलता है, मतलब फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, बीच में एधा अगर है, केम्बियम है, तो ऐसे संवहनीय उत्तक तंत्र खुले प्रकार के होते हैं, ओपन। और अगर एधा या केम्बियम नहीं है तो बंद प्रकार के हैं। द्विबीज पत्रियों में या डाइकॉट्स में जिनमें द्वितीयक वृद्धि होती है, उनमें एधा मिलता है, ओपन होते हैं। और एक बीज पत्री तने की बात करें या एक बीज पत्रियों की बात करें जिनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, उनमें एधा नहीं होता, संवहनीय तंत्र बंद प्रकार के होते हैं। तो ये तो हमने तीन प्रकार के उत्तक तंत्र की बात कर ली। अब उत्तक तंत्र के बाद हम लोग आंतरिक संरचना की बात करते हैं, तने, जड़ और पत्तियों की। सबसे पहले अगर हम तने की बात करें तो तने को दो प्रकार के तने हमारे पास है, डाइकॉट स्टेम यानी द्विबीजपत्री तना और एक बीजपत्री तना यानी मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम की बात करें तो हम सूरजमुखी की बात कर सकते हैं, और एक बीजपत्री तने की बात करें तो हम लोग मक्के की बात कर सकते हैं। तुलनात्मक रूप से हम पढ़ेंगे ताकि एनसीईआरटी के दोनों पॉइंट्स कवर हो जाएं। जब हम डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं तो डाइकॉट स्टेम में सबसे बाह्य परत बाह्य त्वचा होगी, एपिडर्मिस होगी, एक स्तरीय होगी। उसमें आपको पैरेन्काइमा कोशिकाओं का एक स्तर मिलेगा। उसके अलावा ट्राइकोम्स मिलेंगे, क्यूटिकल की परत मिलेगी, रंध्र मिलेंगे। ये सेम की सेम संरचना आपको एक बीजपत्री तने में भी देखने को मिलेगी। फिर हम एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा के अंदर आते हैं तो नेक्स्ट परत आती है हाइपोडर्मिस। तना है तो हाइपोडर्मिस होगी। द्विबीजपत्री तने की बात करें, डाइकॉट स्टेम की बात करें तो डाइकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से बना होता है, जबकि एक बीजपत्री तने का जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। बेहद मुख्य अंतर है, जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। तो डाइकॉट स्टेम जो है उसका हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से बना हुआ है, मोनोकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। उसके अंदर फिर हम वल्कुट की परत की बात करते हैं। वल्कुट परत की बात करें तो वल्कुट बहुस्तरीय होती है, पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनी होती है, अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं और स्टार्च का संचय होता है। ऐसा जब हम मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं तो कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में ऐसा विभेदन या स्पष्ट रूप से वो दिखाई नहीं देती है। फिर अगर हम कॉर्टेक्स के बाद की बात करें एंडोडर्मिस की, तो एंडोडर्मिस में स्टार्च आच्छादित मिलता है क्योंकि वो तने की है। उसके अंदर आपके पास आता है फिर परिरंभ। परिरंभ पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा कोशिकाओं से बनी होती है और संवहनीय उत्तक को घेर के रखती है, परिरंभ पेरिसाइकल। फिर जब हम संवहनीय उत्तकों पे आते हैं तो डाइकॉट स्टेम में आपको ध्यान में रखना है, द्विबीजपत्री तने में जो संवहनीय उत्तक होते हैं वो वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं, रिंग फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि जब हम एक बीजपत्री तनों की बात करते हैं, मोनोकॉट स्टेम के अंदर संवहनीय पूल जो है, जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं, वो बिखरे हुए रहते हैं। तो बिखरे हुए या स्कैटर्ड किस में मिलेंगे? एक बीजपत्री तने में। वलय के रूप में, रिंग फॉर्म में किस में मिलेंगे? डाइकॉट स्टेम में मिलेंगे। फिर डाइकॉट स्टेम में संयुक्त समपार्श्व होंगे और खुले प्रकार के संवहनीय उत्तक होंगे, ओपन क्योंकि एधा मिलेगा। जबकि एक बीजपत्रियों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, इसलिए संवहनीय उत्तक संयुक्त, समपार्श्व और बंद प्रकार के होते हैं। उसके अलावा डाइकॉट स्टेम में आपको जाइलम पैरेन्काइमा मिलता है, और जबकि आप फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलता है, और जबकि आपके पास मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता। और मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो उनके जो संवहनीय उत्तक होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, वो उनमें वाटर कैविटीज या जल गुहा पाया जाता है। ऐसा डाइकॉट स्टेम में नहीं मिलता। और डाइकॉट स्टेम में जो मज्जा होता है यानी पित्त होता है वो अधिक विकसित या सुविकसित होता है। मोनोकॉट स्टेम में जो मज्जा या पित्त है वो अल्प विकसित या पुअरली डेवलप्ड होता है। तो ये डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में अंतर थे। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट की बात करें, मूल की। तो जब हम मूल की बात करते हैं तो सबसे जो बाह्य त्वचा है उसको एपीब्लेमा या पिलीफेरस परत कहते हैं, क्योंकि उसमें एक स्तरीय पैरेन्काइमा कोशिका तो है लेकिन ट्राइकोम्स नहीं होते हैं, रंध्र नहीं होते हैं, क्यूटिकल नहीं होता है। तो क्यूटिकल और रंध्र नहीं होता है, ट्राइकोम्स नहीं होते हैं, केवल एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं, और वो एक कोशिकीय मूल रोम है, जल अवशोषण में काम करते हैं। तो डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट की एपिडर्मिस जो बाह्य त्वचा है जिसको एपिब्लेमा कहते हैं, दोनों में सेम है।
फिर सीधा वल्कुट आता है, क्योंकि हाइपोडर्मिस आपको जड़ों में या मूल में नहीं मिलेगा। तो जब हम वल्कुट की बात करते हैं तो वल्कुट की संरचना रूट में भी तने जैसी है, बहुस्तरीय होती है, पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बना होता है, अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं, स्टार्च का संग्रह होता है। तो द्विबीजपत्री मूल में और एक बीजपत्री मूल में दोनों में संरचना समान होती है। उसके बाद हम आते हैं अंतःचर्म या एंडोडर्मिस पर। एंडोडर्मिस मूल की बात हो रही है, तो मूल की एंडोडर्मिस में आपको कैस्पेरिन परत मिलेगी, जो स्यूबेरिन और पेक्टिन से बनी होती है और जल के लिए अपारगम्य होती है। डायकॉट रूट में और मोनोकॉट रूट में यह संरचना समान मिलती है। उसके बाद आता है परिरंभ या पेरीसाइकल। तो परिरंभ या पेरीसाइकल में आपको याद रखना है, जब हम डायकॉट रूट की बात करते हैं तो उनका परिरंभ जो होता है उससे पार्श्व मूल निकलते हैं और वो द्वितीयक वृद्धि में भी काम करती है। लेकिन जब हम एक बीजपत्री मूल की बात करते हैं तो उसमें जो परिरंभ है वो केवल पार्श्व कोशिकाओं की उत्पत्ति में काम करती है, वो द्वितीयक वृद्धि में काम नहीं करती परिरंभ, क्योंकि द्वितीयक वृद्धि एक बीजपत्रियों में नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं संवहनीय उत्तकों की, तो संवहनीय उत्तक जड़ों की बात हो रही है, मूल की बात हो रही है, तो अरीय प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम अलग होते हैं। लेकिन संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। संवहनीय पूल की संख्या, जब डायकॉट रूट की हम बात करते हैं तो उनकी संख्या 2 से 6 होती है, डायार्क से हेक्सार्क आप गिन सकते हैं। 2 से 6 के मध्य है तो डायकॉट रूट है, और 6 से अधिक है पॉलीआर्क है। 6 से अधिक अगर आपके पास संवहनीय उत्तक हैं तो वो मोनोकॉट रूट की बात हो रही है। 2 से 6 डाइकॉट रूट, 6 से अधिक आपके पास संवहनीय उत्तक मोनोकॉट रूट। और मज्जा उल्टा हो जाता है, मतलब डाइकॉट रूट में मज्जा जो है या पित्त है वो कम विकसित होता है, और मोनोकॉट रूट एक बीजपत्री जड़ों में अधिक विकसित होता है। तो इसका मतलब डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट में मज्जा सुविकसित है, और मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में कम विकसित मज्जा होता है। उसके बाद हमारे पास अंत में बच्चों पत्तियां आ जाती हैं, यानी लीव्स आ जाती हैं। पत्तियों में आपके पास एक तो होती है द्विबीजपत्री पत्ती और एक बीजपत्री पत्ती। जब हम द्विबीजपत्री पत्तियों की बात करते हैं यानी डाइकॉट लीफ की बात करते हैं तो उनको हम पृष्ठीय धैर्य पत्तियां कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, क्योंकि उनकी दोनों सतह पे रंध्र में से नीचे वाली सतह पर ज्यादा रंध्र होते हैं, ऊपर की तरफ बहुत कम या नहीं के बराबर होते हैं। लेकिन जब हम एक बीजपत्री पत्तियों की बात करते हैं यानी मोनोकॉट लीफ की बात करते हैं तो उनको सम द्विपार्श्व पत्तियां कहते हैं, आइसोबाइलैटरल लीफ कहते हैं, क्योंकि उनकी दोनों सतह पर लगभग लगभग बराबर रंध्र होते हैं। फिर जब हम डाइकॉट लीफ की बात करते हैं तो 2 एपिडर्मिस होती है, 2 बाह्य त्वचा होती है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ऊपर वाली एपिडर्मिस को हम अडैक्सियल सतह कहते हैं, नीचे वाली एपिडर्मिस को अबैक्सियल सतह कहते हैं। दोनों एपिडर्मिस के बीच में उत्तक पाया जाता है जिसको मीजोफिल उत्तक कहते हैं। और डाइकॉट पत्तियों में ये जो मीजोफिल उत्तक है, पर्ण मध्योतक उत्तक जो है, वो 2 प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होता है। पतली लंबी कोशिकाएं होती है पैलिसेड पैरेन्काइमा, और गोलाकार कोशिकाएं होती है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा पतली पतली होती है और उनमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होते, और गोलाकार या स्फेरॉइड जो स्फेरिकल होती हैं वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है जिसमें अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं। जब हम एक बीजपत्री पत्तियों की बात करते हैं तो मोनोकॉट लीफ की जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं उसमें ऐसा कोई विभेदन नहीं होता, उनमें पैलिसेड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दोनों नहीं होते, केवल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पाया जाता है। फिर एक बीजपत्री पत्तियों की बात करें, मोनोकॉट लीफ की जो एपिडर्मिस होती है बच्चों घास जैसे है, तो उनकी एपिडर्मिस पर विशेष प्रकार की रंगहीन, रिक्त रंगहीन कोशिकाएं होती हैं, बुलीफॉर्म कोशिकाएं जिसे कहते हैं। बुलीफॉर्म कोशिकाओं में जब जल जाता है तो वो फूल जाती हैं और पत्तियों को खुला रखती हैं। जब पानी की कमी होती है, पानी का तनाव होता है, तो वो सिकुड़ जाती हैं जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं, क्षेत्रफल कम हो जाता है और वाष्पोसर्जन हानि कम देखी जाती है। तो वाष्पोसर्जन हानि को कम करने में बुलीफॉर्म कोशिकाएं काम करती हैं। उसके अलावा अंत में आपको याद है जो पत्तियां हैं, तो पत्तियों में, दोनों पत्तियों में आपके पास संवहनीय उत्तक संयुक्त समपार्श्व होते हैं, बंद प्रकार के होते हैं, क्योंकि पत्तियों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। फिर जब हम डाइकॉट पत्तियों की बात करते हैं बच्चों तो उनमें जालीदार शिरा विन्यास होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जिसमें शिराओं का आकार या साइज अलग अलग होती है, इसलिए उनके अंदर संवहनीय उत्तकों की साइज भी अलग अलग होती है। लेकिन जब हम एक बीजपत्रियों की बात करते हैं यानी मोनोकॉट लीव्स की बात करते हैं तो उनके अंदर समानांतर शिरा विन्यास होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, जिनमें शिरा विन्यास या सारी शिराओं का आकार लगभग लगभग समान रहता है, तो उनके संवहनीय उत्तकों का समान या साइज भी लगभग लगभग समान रहता है। यही चैप्टर था बच्चों, द्वितीयक वृद्धि इस चैप्टर में नहीं है, वो हट चुकी है। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद।